हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पर जो पहले से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और दिल से शुक्रिया। मगर जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको भी मेरी तरफ से प्यार। उनसे विनती करती हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि उसने कभी मुझे प्यार किया हो, कभी दुलारा हो, पुचकारा हो। हमेशा दुत्कारा था उसने। मैं उसकी झुड़कियों की आदी हो गई थी। दिन में कम से कम 3-4 बार वह मेरे लिए अवश्य कहती, मर क्यों न गई पैदा होते ही तू, पैदा ही क्यों हुई। हे भगवान, क्या होगा इसका। मैं इतनी ढीठ, इतनी बेहया हो गई थी कि उसके कोसने का इंतजार करती। सूरज पश्चिम से निकल आए पर उसका कोसना नहीं रुक सकता था। उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा था। दिन भर भुनभुनाती रहती, दूसरों के काम में नुक्स निकालती रहती। कभी नौकरानी को देर से आने पर डांटती, कभी उसके धोए बर्तनों से शिकायत रखती, कभी धोबी के लाए कपड़ों पर कलफ या इस्त्री ठीक नहीं होती। पर सबसे ज्यादा मैं उसकी आंखों में खटकती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह प्यार जताना नहीं जानती थी। उन्हें दुलार करना, मीठा बोलना न आता हो, पर मुझसे खास खार थी। मुझे देखते ही कोई चिंगारी उसके अंदर सुलग उठती और वह भड़क जाती। मेरा बाल मन उसे खिंचा कर आनंद लेता, पर अक्सर मैं भी सोचती, भला मैं पैदा ही क्यों हुई। सुबह मेरे सोकर उठने से पहले ही उसके अत्याचार शुरू हो जाते। कान मरोड़ कर उठाना सामान्य बात थी। भरे जाड़े में मेरे ऊपर लोटा भर पानी उड़ेल देना, मुझे खाट सहित उठाकर खड़ी कर देना रोजमर्रा की बात थी। जब तक मैं मुंह धोकर आती, वह चौके में नाश्ता बना रही होती। मेरे लिए होती रात की बची बासी रोटी। अगर कभी ताजे पराठे देने पड़ गए तो मेरे लिए खास कर कम घी लगाकर बनाती। पराठे के संग सबको दूध मिलता। मैं मांगती तो बड़ी मुश्किल से मलाई बचाकर चुल्लू भर दे देती। बिस्किट का पूरा पैकेट मेरे सामने खाली कर देती। आसपास के दूसरे बच्चों को बुला बुला कर देती। मैं वहीं खड़ी रहती तब भी मुझे एक बिस्कुट उठाकर न देती। उनकी उंगलियां बड़ी दक्ष थी। वो सिलाई बुनाई कढ़ाई में बड़ी कुशल थी। रात दिन बैठकर स्वेटर बुनती और 24 घंटों में स्वेटर सलाइयों से उतार फेंकती। मगर याद नहीं पड़ता कभी मेरे लिए एक टोपी बुनी हो। कसीदाकारी में उनका हाथ बड़ा साफ था। साटिन स्टिच इतनी सुंदर, इतनी नीट फिर कभी मैंने किसी की नहीं देखी। मगर भूल से मेरे लिए कभी एक फ्रॉक न बनाई। फूल काटना तो दूर की बात रही। आप सोच रहे होंगे मैं कोई अनाथ या सौतेली संतान थी और वो मेरी सौतेली माँ, या मैं कोई नौकर और वो मेरी मालकिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अनाथ या सौतेली संतान नहीं थी, न ही वो मेरी सौतेली माँ। न मैं नौकर थी और न ही वो मेरी मालकिन। मैं तो उसकी सगी अपनी थी, अपना खून। मैं उसकी सगी भतीजी थी, उसके अपने सगे भाई की सगी संतान, और वो मेरी अपनी सगी बुआ थी। उसी भाई की बेटी जिस पर वो जान छिड़कती थी, जिस भाई के लिए वो अपने हाथों में तरह तरह के व्यंजन बनाती, जिसके लिए वो नए नए डिजाइन के स्वेटर बुनती थी। मैं उसके उसी भाई की संतान थी। बड़ा करीब रिश्ता था हमारा, एक खून और एक खानदान। मेरी यह बुआ मेरे पिता की बड़ी बहन थी। बड़ी दबंग औरत थी। लंबी चौड़ी बुआ मुझे कभी खूबसूरत नहीं लगी, पर उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। खासकर सुंदरता की परिभाषा परिधि में जो रूप गुण आते हैं वो उसमें अनुपस्थित थे। गोरा चंपई रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, लाल लाल ओठ, उठी हुई सुतुआ नाक, अनार के दानों जैसे कतार में सजे हुए छोटे छोटे चमकते दांत, लंबे घने चमकीले काले बाल। यही है ना आज तक की सुंदरता की परिभाषा। पर लंबे घने काले चमकीले बालों के अलावा अन्य सभी गुण नदारद थे उसमें। वो सांवले रंग की थी। सांवला भी शायद सुंदर की श्रेणी में आता यदि वह खुजला हुआ होता, पर उनका सांवला रंग काले की ओर झुकता था। आंख और नाक विशिष्ट न थे, बड़े सामान्य से थे। हाँ, दांत अवश्य विशिष्ट थे, पर उल्टी दिशा में। आकार में कुछ बड़े और आगे की ओर उभरे हुए। वो खूबसूरत नहीं थी, ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। उसे भी पहले कहाँ पता थी। उसके माता पिता ने उसे पहले कभी बताया ही नहीं था कि वो खूबसूरत है।
इतना ही नहीं, उसे जताया गया कि वह बदसूरत है, खूबसूरत नहीं। यह नहीं बताया जाता तो कोई प्रलय नहीं आ जाती, पर बदसूरत है यह बता जता कर प्रलय लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। 8 बेटे जन्म देने के बाद उनकी माँ यानी मेरी दादी ने देवी की पूजा की और प्रार्थना की कि इस बार उसे बेटी देना, वरना कन्यादान का पुण्य पाने का सौभाग्य उन्हें कैसे मिलेगा। 8 बेटों में से कई पैदा होते ही मर गए, कई 2 साल पूरा करते करते पूरे हो गए। केवल मेरे एक ताऊ बचे थे। उनकी प्रार्थना बड़ी बलवती रही होगी, उनकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति रही होगी, तभी 8 बेटों के बाद उनकी बेटी पैदा हुई थी। मेरे पिता सारे परिवार में बस यही एक कन्या थी, इसीलिए सिर चढ़ी थी। धन्य धान्य से भरा पूरा था, सो खूब लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था उसे। पिता की आंखों की पुतली थी, दोनों भाई जान छिड़कते थे। माँ हथेली पर लिए फिरती थी, 1 मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती। इस नेह छो की वर्षा के बीच घर में कभी किसी को उनकी बदसूरती नजर नहीं आई। उनके लिए वह खूबसूरत हंसती बोलती गुड़िया थी। यह नन्ही सी जान पान फूल की तरह दुलार पाकर बढ़ती गई। लड़की होशियार थी, जल्दी काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी, रसोई बनाना सीना पिरोना सीखने लगी। हाथ साफ था और उनका मन लगता था काम काज में। आस पड़ोस की चाची भाभी को कुछ सीते पिरोते देखती तो चट सीख लेती। राह चलते स्वेटर का कोई भी पैटर्न आँख में बस आ जाता, पर झटपट घर का सिलाई ऊन ले बैठती और नमूना बनाकर दम लेती। गजब की लगन थी उसमें, कढ़ाई बुनाई की। जो भी उनके हाथ से क्रोशिया या सुई के काम देखता तारीफ किए बिना न रहता। माँ के मना करने पर भी पिता ने घर पर मास्टर रखकर लिखने पढ़ने का ज्ञान करा दिया। लड़की जहीन थी, जल्दी सीखती थी। खासकर उसने लिखने में तेजी से महारत हासिल कर ली। मोती जैसे सजे सुंदर अक्षर पिरोती थी। कागज पर लाड़ प्यार से पलने के कारण जबान की खुली थी। लिखने में भी उनका जवाब नहीं था और इसी गुड़ के चक्कर में उसके पति ने लंबे लंबे खर्रे लिखवाए। पत्र क्या पौधा होते थे जिनमें वह अपने कलपते वैवाहिक जीवन का रोना रोती, अपनी भड़ास निकालती। इन्हीं पन्नों ने मुझे उसके दिल की तह तक पहुंचने में मदद की। पर ये सब बहुत बात की बातें हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कसीदाकारी के चर्चे उसके होने वाले ससुराल में पहुँचे और वह पसंद कर ली गई। घर में रेडियो कवर चादर मेज पोस्ट यहाँ तक कि पर्दे तक में उसके हाथों का कमाल नजर आता था। बाद में इन्हीं लेसों तकिया गिलाफों ऊन के छोटे बड़े गोलों के बीच मुझ पर यह रहस्य खुला कि आखिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी, जबकि मुझसे बड़े मेरे चचेरे भाई और मेरी बहन के साथ वह इतनी कठोर न थी। उनके साथ वह दुर्व्यवहार नहीं करती थी, उन दोनों के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। मेरे प्रति किए गए दुर्व्यवहार का रहस्य मुझ पर जब तक खुला तब तक काफी देर हो चुकी थी। शादी तय होने के बाद उसने रच रच कर अपना दहेज तैयार किया। 2 बड़े ट्रक भरकर दहेज सहेजा था। उसके होने वाली सास जेठानी ननद के लिए दिन रात आंख फोड़कर यह सब तैयार किया था। अपने लिए भी काफी कुछ बनाया था। दूर की भाभी के रिश्तेदार थे लड़के वाले। तभी भाभी ने तारीफ सुनकर अपने बाकी जवान देवर के लिए गुणवती लड़की देखने जेठानी खुद आई थी। लड़की के हाथ का खाना खा विदाई में कसीदाकारी किए 5 कपड़े और सोने के मोहर पाकर इतनी निहाल हो उठी जेठानी ने देवर के सामने तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफों के झुंड में वे असली बात बताना भूल गईं या छिपा गईं, पता लगाना मुश्किल है। होने वाले सास ससुर भी सुनकर खुश थे। काफी तगड़ा दहेज मिल रहा था। छोटा बेटा था, उन्हें पूरा विश्वास था इस बार कोई कसर न रहेगी और इसी से उनकी बेटी की नैया पार लग जाएगी। उन्हें भी अपनी बेटी ब्याहने की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। दूर की सोच रहे थे वे लोग। 2 भाइयों के बीच की बहन है, माँ बाप के बाद भी मायके में कुछ न कुछ ला सकेगी। उनकी उम्मीदें पूरी होती दिखती थी। आसार अच्छे थे। तीज त्योहार पर आशा में ज्यादा सामान आने लगा था। सगाई होते ही कोई कसर नहीं रही। बड़े धूमधाम से शादी हुई। दहेज और विदाई दोनों भरपूर हुई। हर बाराती को कपड़े और नकदी मिली।
खास खास रिश्तेदारों को खास मिलनी और विदाई हुई। सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन, लड़के को चेन, घड़ी, अंगूठी के साथ साइकिल मिली। धूमधाम से शादी हो गई। बुआ 7 फेरों के बाद विदा होकर घूंघट में लिपटी सिमटी गठरी बनी वह ससुराल पहुंची। उनके मन में इस बात को लेकर कभी संदेह नहीं था कि ससुराल में सब उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। उनके हुनर की खूब तारीफ होगी। उसे आदत थी अपने काम की तारीफ सुनने की। बड़ी मधुर कल्पना की थी उसने अपने ससुराल की। भरा भूरा घर था, लड़का पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था। दूल्हों की खूबसूरती की चर्चा वह अपनी सहेलियों से सुन चुकी थी, जो छिपकर जनवासे में उसे देख आई थी। द्वारचार के समय खूब ठिठोली हुई। लड़कियां दौड़ दौड़ कर आंखों देखी खबरें उसे सुना रही थी। लड़के की होशियारी की झलक उसे कोहबर में मिल चुकी थी। चुन चुन कर छंद सुनाए थे उसने। सुनकर सारी स्त्री लड़कियां पानी पानी हो गई थी। दिल फेंक नौजवान था वह। सपनों में खोई दहेज से लदी फदी उन्हें अभिमान था अपने पीहर पर, अपने हुनर पर। अपने ससुराल में भी इसी मान सम्मान की कल्पना की थी उसने। उसे क्या मालूम था ससुराल में उसका स्वागत कुछ दूसरे ढंग से होने वाला था। अंगूठी खिलाई की रस्म के समय परात में दूध घुले पानी में अंगूठी ढूंढने के बहाने दूल्हे ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया था। सिहर गई थी वह। बड़ी मीठी पुलक दौड़ गई थी उसमें। सारे शरीर में ऐसी ही सिमरन जब मंडप में लावा परसते समय उसने सबकी आंखों के सामने रिवाज के मुताबिक पीछे से उसे अखबार में भरा था। उसकी बाहों का घेरा शरीर के गिर्द जरा ज्यादा तंग हो गया था। सिकुड़ सिमट गई थी वह, रोमांचित हो उठी थी। अंगूठी खेलने की रस्म तक सब ठीक ठाक था, फिर सब बुझ गया। किसी को कुछ कहना सुनना न पड़ा। शुरू होने से पहले ही सब समाप्त हो गया। चौथी पर जब भाई लिवाने आए वह फूट फूट कर रोई। भाई कुछ समझ न सका। ससुराल में भाई से किसी ने सीधे मुंह बात तक न की। वह गुमसुम मायके लौट आई। सारी बातें मुझे उस वक्त टुकड़ों में पता चली थी। पूरी बात न उसने किसी को बताई और न कोई उससे पूछ सका। वैसे भी बातें पता चलने न चलने से ये दुनिया रुकने वाली है। सब अपने ढंग से चलता रहेगा। साल में 1 दिन ससुराल जाने का सिलसिला करीब 10 सालों तक चलता रहा। दूल्हे मियाँ छठे छमाहे तीज त्योहार पर आते, खूब खातिरदारी करवाते। घरवाले इस फिराक में रहते कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। वह परेशान रहती। घर में बहू बेटियां थी और उन्हें पति के सोहदेपन की आदतें मालूम थी। पति पत्नी का संग निभा न सका। फिर उसने एक दिन वह भी बंद कर दिया। एक दिन उसने आत्महत्या करने की धमकी देकर ससुराल जाने से सदा के लिए इनकार कर दिया। उसके स्वभाव से घर वाले परिचित थे। भाइयों की हिम्मत फिर उसे ससुराल भेजने की नहीं हुई। और तब मेरी माँ ने कहा, अब बन्नो रानी यहीं बैठकर हमारी छाती पर मूंग दलेंगी। मेरी माँ और ताई और बुआ में आए दिन ठनी रहती। ताई और माँ को उसका इस घर में रहना फूटी आंख न सुहाता। बुआ सदा उन दोनों के खिलाफ दादी के कान भरती रहती। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ का मन उससे न फिर जाए। बाद में मुझे पता चला कि उसे उसकी माँ के ताने भी सहने पड़े थे। कुछ दिन वह गुमसुम रही। फिर सिलाइयाँ और फिर पहले की तरह सिलाइयों के साथ जबान भी चलने लगी। वह और कठोर और जिद्दी होती गई और कुछ और वर्षों के बाद सिर दर्द पेट दर्द लेकर पड़ी रहने लगी, जिसे घर की औरतों ने बहाना से ज्यादा और कुछ ना समझा। मैं भी इसे काफी समय तक उसे बहाना ही मानती रही, पर ये सब बात की बातें हैं। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी और मेरी भावनाएं बदलने लगी। पहले भी मैं उनके प्रभाव में थी, भले ही वह नकारात्मक था, पर इस बार उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे हृदय में अचेतन रूप से उनके लिए एक अच्छी जगह बनने लगी। 10वीं के बाद घर में सब मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल जा चुकी थी। सबका विचार था मेरी शादी करके गंगा नहा लिया जाए, मगर वह अड़ गई। वो मेरी ढाल बनकर खड़ी हो गई। जिद्दी वह थी ही। उसने निर्णय सुना दिया कि जब तक मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं भेज दिया जाएगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। उस समय उसका यह व्यवहार मेरी समझ के बाहर था। अचानक मेरे प्रति यह ममता क्यों? मैं स्वयं स्पष्ट न थी शादी और पढ़ाई में से क्या चुनाव बेहतर है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मन डावाडोल था। वैसे भी तब मैं इतनी मजबूत न थी कि अपने विचार परिवार के सामने रख पाती, और यह भी मालूम था कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। सो उसने जब मुझे आगे पढ़ाने की ठान ली तो कभी मैं सोचती कि वह मेरे भले में क्यों सोच रही है। कभी लगता जरूर इसमें उसकी कोई चाल है, वह मुझे नजरों से दूर करना चाहती है, चिढ़ती है मुझसे, इसीलिए हॉस्टल भेजकर घर से दूर निकाल फेंकना चाहती है। कभी लगता सिर फिर गया है इसका, घर वालों के खिलाफ सोचती रहती है। वह बहुत चिड़चिड़ी लड़ाकिन हो गई थी, सारे वक्त उनकी जिह्वा जहर उगलती रहती थी। वह किसी से ढंग से बात न करती, उससे बात करने का मतलब था कि आ बैल मुँह मार वाली कहावत चरितार्थ करना। मैं तो उसके सामने पढ़ने से भी कतराती थी। खैर उसकी जिद का नतीजा यह हुआ कि मुझे कॉलेज में भर्ती करवा दी गई और हॉस्टल चली आई। चैन की सांस ली मैंने हॉस्टल जाकर, बड़ी राहत मिली, खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला। घर की कलह क्लेश रोक टोक और सबसे ज्यादा उससे छुटकारा पाने की खुशी हुई। अब छुट्टियों में घर लौटने पर खींच होती। बड़ी विचित्र थी मेरे मन की स्थिति। कहाँ मुझे उसका एहसान मंद होना चाहिए, कहाँ मैं सोचती मर जाए मेरी बला से, मैं क्यों चिंता करूं। मैं खूब मस्त थी। कुछ उम्र का तकाजा था, कुछ कॉलेज हॉस्टल का वातावरण, कुछ संग साथ का असर। घर जाती बड़े उत्साह से, पर घर पहुंचते ही सारा उत्साह बुझ जाता, सारी खुशी पर पानी फिर जाता। सारा घर उसकी तीमारदारी में जुटा रहने लगा था। मैं हॉस्टल से घर आती तो स्वयं को विशिष्ट मेहमान सोचती, आशा करती सब मेरी खोज खबर लेंगे। मैं 2-4 दिन के लिए घर आती हूँ तो मेरी विशेष खातिरदारी करेंगे, पर किसी को मेरी चिंता न थी। सब उसकी चिंता में लगे रहे। मैं कसम खाती अगली बार छुट्टियों में घर न आऊंगी और हॉस्टल लौट जाती। इस बार घर जाने पर पता चला कि उसे कैंसर है, वह भी काफी एडवांस स्टेज पर। पहली बार मुझे धक्का लगा, उसके लिए मेरे मन में करुणा उपजी। बेचारी, उसका बोलना कम हो गया था, आंखों के चारों ओर स्याह घेरे पड़ गए थे, कुछ खा पी नहीं पाती थी। जो 2-4 चम्मच भीतर जाता वह दुगने वेग से बाहर आ जाता। फिर जब अगली बार मैं घर आई तो देखा आंखों के गिर्द गिर्द काले घेरे स्याह हो गए थे, चलना फिरना दूभर हो गया था। दर्द के दौरे पड़ते तो वह पेट पकड़कर दोहरी हो जाती, ज्यादातर वह लेटी रहती या तकिए के सहारे बैठी रहती। तब भी वह जब तब लिखती रहती। अब वह चाहती थी कि मैं उसके पास बैठूं, उससे बातें करूं। मुझे उसका यह व्यवहार तनिक न सुहाता। उन दिनों मैं उड़ी उड़ी फिरती थी, रोगी के पास बैठना, उसकी बातें सुनना, उसकी दिमागदारी करना मुझे नहीं रुचता था, खासकर ऐसे व्यक्ति की देखभाल जिससे मेरा 36 का आंकड़ा था, जिसके मरने की कामना मैं सदैव करती थी। उन दिनों मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता था। मैं एक एक कर कक्षाएं लांघती जा रही थी। कॉलेज का अंतिम वर्ष आ गया था, वह भी अपने अंतिम छोर की ओर जा रही थी। मेरे मन में उनके लिए करुणा उपजती, शरीर कष्ट देखकर दया सहानुभूति उमड़ती, पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी। मैं उससे दूर दूर रहती, और जब मैं इस लायक हुई कि उनके मन में झांक सकूं, उसके रूखे कठोर व्यवहार के लिए उससे जवाब तलब कर सकूं, वह तन के साथ मन की वेदना समेटे दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। अभी भी उसका व्यवहार मेरे लिए अनसुलझी गुत्थी था। हाँ, मैं बदल रही थी और अपने अलावा दूसरे में मेरी रुचि जागृत हो रही थी। जन और जीवन के प्रश्नों ने मेरे मन में हलचल मचानी शुरू कर दी। मैं अपने आसपास के लोगों, उनके संबंधों के रहस्यों को जानने समझने उत्सुक हो उठी थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। मेरा यह बदलाव मेरे एक मित्र की संगति का प्रभाव था, जो दूसरों की चिंता में घुलता रहता था, जिसे दूसरों के दुख दर्द अपने लगते थे। पहले मैं उससे चिढ़ती थी, पर धीरे धीरे उसका रंग मुझ पर चढ़ने लगा। मैं परिवर्तित हो रही थी। मेरे संवेदना तंत्र का परिमार्जन हो रहा था। कैंसर ने उसका शरीर खोखला कर दिया था। शायद उसकी जीने की इच्छा मर चुकी थी। उसने हथियार डाल दिए थे। जिंदगी भर जिसने हार न मानी, वह मौत से हार गई। पर मेरे लिए वह एक अनसुलझी पहेली थी। बुआ चली गई, पर मेरे लिए उसका मेरे प्रति व्यवहार अभी भी एक पहेली था। कहीं कुछ था जो मेरी समझ, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। क्यों करती थी मेरे संग इतना बुरा व्यवहार?
बाद में वह सबके प्रति नरम हो गई थी, पर मेरे प्रति वह कभी नरम न थी। प्यार प्रेम दूर की बात है। मेरा मन कहता जरूर कोई रहस्य था। मेरा मन यह भी कहता कि एक न एक दिन मुझे यह रहस्य पता चलेगा, मगर कैसे, कब? मेरा मन बड़ा अस्थिर रहता। मेरे मन में उसके व्यवहार की तह में जाने की एक तड़प सी थी, मगर वह जा चुकी। वास्तविकता का पता कैसे चले? बुआ मर गई थी, पर मुझे चैन न था। मेरे मन में बुआ एक अजीब पहेली बनकर अटकी हुई थी। जाने के बाद भी मैं उसे लेकर परेशान थी। एक गुत्थी थी वह मेरे लिए, और मुझे लगता था जब तक मुझे उसका सूत्र नहीं मिल जाता मैं चैन से न जी सकूंगी। पर कहाँ था वह सूत्र? क्या था उस पहेली का क्लू? और एक दिन बुआ के गुजरने के करीब 8 महीने बाद, गर्मी के दिन थे, दोपहर को घर के सब प्राणी सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर आई, सारी पत्रिकाएं मैं चाट चुकी थी। पुस्तक थी, पर उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी बोरियत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था दोपहर कैसे काटूं। इधर उधर डोलती हुई मैं बॉक्सों वाले कमरे में पहुंच गई। नजर एक ट्रंक पर पड़ी। पहले उस पर सदा ताला पड़ा रहता था, आज नहीं था। मैंने न मालूम किस रौक में आकर ट्रंक का ढक्कन खोल दिया। मेरे सामने खुल गया एक अलग अध्याय, एक अलग रहस्य। ढेरों बने अनबने, छोटे बड़े लेस के नमूने, रंग बिरंगे ऊन के गोले, बची खुची ऊन की छोटी छोटी गोलियां मेरे किसी काम के न थे। ये सब पर मैं उलटती पुलटती गई। एक खूबसूरत मेजपोश में लपेट कर कुछ रखा था। परत खोलने में मैं ठगी सी रह गई। याद नहीं पड़ता वह कभी गर्भवती हुई हो या उसके कभी बाल बच्चा हुआ हो। सजा कर रखे गए थे नन्हे नन्हे मोजे, टोपी और कढ़ाई किए हुए सुंदर झबले। किसके लिए बनाए थे उसने ये सब? कोरे क्यों रखे थे? किसी को दिए क्यों नहीं? यहाँ क्यों छिपा रखे थे? मैंने एक और गठरी खोली, तब मुझे कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसने मेरे मन में बुआ के प्रति व्यवहार की गुत्थी को सुलझाने में मदद की, जिसने मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। सच जीवन से जो सूझ हमें प्राप्त होती है वह बेशकीमती बात और कहाँ से मिलती है। रहस्य की एक गठरी मेरे हाथ लगी थी, जाने अनजाने जिसकी मुझको तलाश थी। शायद उसका यह रहस्य मुझसे ही खुलना था, इसीलिए अब तक सुरक्षित बचा था। कहते हैं खजाने पर जिसका हक होता है गड़ा धन उसी को मिलता है। शायद मैं ही उसकी असली हकदार थी। यह रहस्य मेरे हाथ आना था। मेजपोश को वैसे ही लपेट कर मैं अपने कब्जे में ले लिया, और उसके नीचे एक तह की हुई साड़ी के बीच दबी थी एक रहस्य की कुंजी। जरूर मेरे लिए ही था। उस समय मैं कांप रही थी। भय लग रहा था मुझे कहीं कोई देख न ले। स्वार्थी की भांति मैं अकेली ही जानना पाना चाहती थी। मैंने सारी सामग्री हथिया ली, बक्स बंद कर वहां से निकल सारी चीजें अपने कमरे में ले जाकर छिपा दी। अपने ही घर में चोरों जैसा व्यवहार था मेरा। यह पूरा रहस्य मैं स्वयं पाना चाहती थी, अकेले पूरा जानना समझना चाहती थी। अब मेरे सामने एक थाती थी जिसे मैं परिवार की आंख बचाकर देख रही थी। जिसकी चीजें थी वो अब जिंदा न थी। आज मैं आपके साथ वह बांट रही हूँ। उस समय किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। सब कुछ छिपा कर रखा था। बहुत कुछ था उसमें एक लड़की की दबी घुटी आकांक्षाएं थी, एक स्त्री की अभिलाषाएं थी, उसकी बेबसी लाचारी थी, और सबसे बढ़कर एक नारी की दूसरी नारी के प्रति चिंता और भय था। जो मेरे साथ गुजरा था वह दोहराया न जाए। और थी इस सब से उपजी कुंठा, उससे उपजी खींच। यहाँ वह पूरी तरह नंगी थी। मेरे सामने यह उसका असली रूप था। दूसरे से छुपा हुआ उसका यह व्यक्तित्व मेरी नजरों के सामने खुल रहा था। वह चिड़चिड़ी कठोर औरत भीतर से बड़ी भयभीत, बड़ी निर्बल, बड़ी असहाय थी। उस स्त्री के सपने टूट कर बिखर गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी भतीजी भी उसी अंधकारों से गुजरे। कितना डरी हुई थी वह मेरे लिए। हाँ, मेरे सामने मेरे प्राणनाथ संबोधन वाले पति को लिखे गए, कहीं पोस्ट न किए गए ढेरों पत्र थे। उसके पति का एक भी पत्र न था, और न थी उसकी अनियमित लिखी हुई कई डायरियां। किसी की निजी डायरी पढ़ना गुनाह है, पर लिखने वाली अब न थी। मेरी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उस समय मैं कोई भी गुनाह करने को तैयार थी। ये तो कागज के पुलिंदे थे,
मैं दिन रात सबसे छिपाकर उनमें खोई रहती। जैसे उनकी उंगलियों की जबान चलती थी, वैसे ही उसकी लेखनी भी खूब चली थी। वो पत्र और डायरी के रूप में मेरे सामने थी। अक्षर थे सुंदर और जबान कड़वी। लेखनी दुख में डूबी हुई, पर दर परत एक नई औरत, एक नई बुआ मेरे सामने खुलती जा रही थी। बहुत कुछ था उस कागजों के पन्नों पर, स्याही से रंगा पुता। सब आपको सुनाने लगूं तो एक पोथा तैयार हो जाएगा। उसमें बुआ ने लिखा था, जगत की दुल्हन मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है। जेठानी ने छल किया था। खूबसूरत जेठानी खूबसूरत देवर को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुनकर मुझसे शादी करवाई। सास ने घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म की और तुरंत घूंघट गिराकर हट गई। जब पहली रात जेठानी मुझे कमरे में लेकर जा रही थी तो उसने कहा, अरे देवर जी के कमरे में जाते ही बत्ती बुझा देना, वरना तुम्हारा रंग देखकर दीपक खुद ही बुझ जाएगा। घूंघट उठाने से पहले अंधेरा जरूर कर लेना। काला रंग इस परिवार में अभिशाप माना जाता है। उसकी डायरी में ढेरों एंट्री हे भगवान से शुरू होती थी। इतनी बार संबोधन और इतने आरोप सुनकर भगवान परेशान हो गया होगा। पन्ने के पन्ने भरे थे इस सताई गई औरत के दुख से। पुरुषों से ज्यादा औरतों के द्वारा प्रताड़ित की गई थी वह। जो ऊपर से अकड़ी रहती थी, वह भीतर से बड़ी असुरक्षित थी। कितनी बार उसने भगवान से मौत मांगी थी। वह तंग आ गया होगा शिकायत सुन सुनकर। आज दुल्हन ने फूल सी बच्ची को जन्म दिया है। फिर कई एंट्री उसी बच्ची के बारे में, एकदम गुड़िया जैसी। उसे आज लाल फ्रॉक पहनाई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बेटी होती तो क्या इतनी गोरी, इतनी सुंदर होती? हो भी सकती थी। मुन्ना मेरे पास सोता, मैं माँ बनती तो मेरा बच्चा मेरे संग सोता। अगर अपने पिता पर जाता तो गोरा चिट्ठा सलोना होता। कैसा प्यारा दिखता, पर कहीं चरित्र भी उसी जैसा होता। अच्छा हुआ जो संतान न हुई। भाभी दुल्हन कुछ कहती नहीं, पर मैं सब समझती हूँ। जब तक अम्मा है सब ठीक है, बाद में क्या होगा। अम्मा दुल्हन को बहुत मानती हैं, उससे फिर बच्चा होने वाला है। अगर इस बच्चे को मैं गोद ले लूं, क्या जगत और दुल्हन मान जाएंगे? क्या अपना बच्चा मुझे दे देंगे? शायद इसी बच्चे के लिए उसने ये कपड़े बनाए थे। दुल्हन जच्ची के लिए पीहर गई है। फिर काफी दिन बाद लिखा था, खबर आई है लड़की हुई है। दुल्हन बच्ची लेकर आ गई। सब कहते हैं उस पर मेरी छाया पड़ी है। लड़की क्या है, उल्टे तवा की पेदी है। बिल्कुल मेरे जैसी बदसूरत और काली है। भगवान ये क्या किया। आज माँ ने भी मुझे काली होने का ताना दिया है। ससुराल के साथ घर वाले भी मेरे रंग का दोष देकर छुटकारा पा लेना चाहते हैं। आज बातों बातों में दुल्हन ने बच्ची गोद लेने की बात चलाई तो सुनते ही तुनक कर बोली, उसे रहने दो, अपना रंग तो दे ही दिया है। अब गोद लेने की बात करके उसकी किस्मत मत खराब करो। इसे लेने का सपना मत देखना। अगर इतना ही शौक चढ़ाया है तो अपना पैदा कर लो, किसने रोका है। पति को लिखे सारे पत्र में मेरे प्राणनाथ से शुरू होकर चरणों की दासी पर आकर समाप्त हो जाते थे। पत्रों से ही पता चलता था कि फूफा ने पहली रात में ही मुंह फेर लिया था। सुंदरता के पीछे भागने वाले उन्हें गले न लगा सका। वो उन्हें गले पड़ा ढोल लगती। जितना बुआ उनके कदमों में पड़ा रहना चाहती थी, उतना ही वह धुतकारी गई। जिस पुरुष ने उनको आंख उठाकर न देखा, वह उसके चरण धोकर पीने को तैयार थी। जिसने उसे काली होने की इतनी बड़ी सजा दी, उसी के नाम का लाल सिंदूर वह आजीवन अपनी मांग में भरती थी। उसी की मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत साल दर साल रखती थी। पुरुष ने उसे कभी न अपनाया, पर उसकी मानसिक गुलामी में जकड़ी रही। इस दास्ता को झटक न सकी। डायरी से ही मुझे पता चला कि उसे बड़ा भय था अपनी भतीजी यानी मेरे लिए। कहीं उसकी भतीजी के साथ यह सब न घटे जो उसके साथ घटा। वह चाह कर भी अपना प्रेम मुझ पर न लुटा पाती। मुझे देखती ही उसे गुस्सा आता। मेरे रंग का दोषी वह शम को मानती थी, तभी अपने साथ साथ मेरे मृत्यु की कामना अपने भगवान से करती रहती, ताकि मुझे वह सब न भुगतना पड़े जो वह भोग रही थी। उसकी कठोरता की परत कितनी कमजोर थी। अपनी बेबसी को उसने अपना भाग्य मान लिया था। अपराध न करने की सजा भुगत रही थी। अपराध बोध से ग्रस्त थी।
अपने साथ अपनी भतीजी के रंग का दोष भी अपने माथे ले लिया था। विवाह की पहली रात जो घाव उसे मिला था वह कठोर होती गई, पर अपमान की इस भीतरी चोट ने, इस घाव ने कैंसर बनकर उसकी कोख चाट डाली। वह घुलकर तिल तिल कर मरी। एक और एंट्री थी, अब मैं उनके पास कभी न जाऊंगी, चाहे घर वाले काट कर फेंक दें। किसको क्या बताऊं, वो जब यहाँ आते हैं तो मेरा जी धुक धुक करता रहता है। निगरानी करती रहती हूँ घर की बहू बेटियों के लिए, उसके मन में कोई इज्जत नहीं, नजर में कोई कीमत नहीं, हमेशा लार टपकती रहती है। अपनी भाभी के साथ जो करता है वह मैंने किसी से नहीं कहा। क्या कहूँ, उन लोगों को भी कुछ न कह सकी, क्या होता कहकर, मगर यहाँ लार टपकाई तो माफ नहीं कर सकूंगी। खुद मर जाऊंगी पर पहले उन्हें मार डालूंगी। पहले सोचती थी शराब की झोंक में बकते हैं, पर ऐसा है नहीं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते। अगली बार आना तो अपने संग अपनी भाभी को भी ले आना, चक्कर देखेंगे तीखी है या तुम्हारी जैसी बेजान ठंडी। मैं ठंडी हूँ, बेजान हूँ। अपनी भाभी के रूप का पर्दा पड़ा है आंखों पर। मुझे घिन आती है जब ऐसा आदमी मुझे छूता है। छूते ही मेरी आत्मा तब ठंडी पड़ जाती है। कैसे कैसे लाछन लगाए जेठानी ने मुझ पर। सबको अपने जैसा समझती है, कहती है कोई यार होगा तभी मायके में पड़ी रहती हूँ, ससुराल नहीं आना चाहती। जब वहाँ जाती हूँ क्या होता है, मुझे सामने बैठाकर रासलीला रचाई जाती है। घिन आती है मेरे बिस्तर पर, मेरे सामने, पर मजाल क्या मैं आंखें फेर सकूं। दोनों मिलकर सवार हो जाते हैं और चाहते हैं मैं उनकी रंगरलिया में संग दूं। ये एंट्री उन दिनों की है जब लाख बार मनाने, ग्रह क्लेश के बाद भी उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। घर में अपना अटल निर्णय सुना दिया था, यदि उसे वहाँ भेजने की कोशिश की गई तो वह जान दे देगी। पति के लिए भी घर वालों को चेता दिया था, अब से उस व्यक्ति का घर में कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। पता नहीं उसकी बात में कैसा दम था, इसके बाद किसी ने उसके ससुराल में भेजने की जुर्रत नहीं की। फूफा को न जाने क्या और कैसे कह दिया था कि वे फिर कभी हमारी डेहरी पर नहीं आए। बुआ के मरने के बाद भी नहीं। मर गई पर फिर कभी उसने ससुराल की चौखट नहीं लांघी। इसी तरह एक मेरी पढ़ाई के लिए अड़ गई। उसकी डायरी में एंट्री थी, मैं चाहती हूँ ये खूब पढ़ जाए, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, खूब आगे निकल जाए, इतना ऊपर उठ जाए कि कोई इसे इसके काले रंग का ताना न दे सके। खूब कमाने लगेगी तो काला रंग रास्ते में नहीं आएगा, बाधा नहीं बनेगा। पैसा पास रहेगा तो किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। पढ़ाई और पैसा बहुत काम आता है। मेरी बुआ नारीवादी नहीं थी, उसे शायद नारी स्वतंत्रता के किसी आंदोलन की जानकारी न थी, पर जीवन में मिली ठोकरों, जीवन से मिली सीख ने उसे नारी स्वावलंबन का मूल मंत्र थमा दिया। वह स्वयं उसका उपयोग पूरी तरह भले न कर पाई, पर दूसरों, खासकर मेरे लिए रास्ता खोल गई। काश आज वह होती। आज जो मैं हूँ उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, पर उसमें उनके पत्रों डायरियों का हाथ भी है, जिन्होंने जीवन के प्रति मेरा नजरिया बदल डाला, जिसने मुझे अन्याय के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।